बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिज़िक्स की क्लास में खुशामदीद। आज चूँकि हफ्ता है तो आपको पता है कि हम हफ्ते वाले दिन रिवीजन क्लास कंडक्ट करते हैं। तो आज हमने अपनी रिवीजन क्लास कंडक्ट करनी है। रिवीजन में हमने चैप्टर नंबर अब तक हमने चैप्टर नंबर 1 रिवाइज़ किया है, चैप्टर नंबर 2 हमने अभी स्किप किया, चैप्टर नंबर 3 हमने रिवाइज़ किया। चैप्टर नंबर 3 हम मुकम्मल तौर पर रिवाइज कर चुके हैं। इनके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स का हम रिवीजन कर रहे थे, तो आपको एक ये वाला न्यूमेरिकल मैं करा चुका हूँ। ये वाला ऑलमोस्ट तकरीबन सारे इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो ये सब आपके सामने मैंने कराए थे। ठीक है, तकरीबन भैया 2-3 न्यूमेरिकल्स रह गए, एक और होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इंशाल्लाह न्यूमेरिकल्स, हमारा जो न्यूमेरिकल्स का रिवीजन है चैप्टर नंबर 3 का, वो निमट जाएगा। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने जो न्यूमेरिकल किया था वो मोमेंटम से ताल्लुक था उसका। इसमें आपने ये मोमेंटम का इक्वेशन लगाया था जी, m1u1 प्लस m2u2 वाला। अब हमने इस न्यूमेरिकल को देखना है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल होता है, काफ़ी दफ़ा आया हुआ है ये। ठीक है, इजी नहीं होता, आसान नहीं है, ये थोड़ा सा टफ है। तो इसलिए इस न्यूमेरिकल की तरफ हम जाते हैं। तो ये भी जो न्यूमेरिकल मैं आपको करा रहा हूँ, ये न्यूमेरिकल भी मोमेंटम वाला ही है, यानी इसमें भी आप इस इक्वेशन को यूज़ करोगे, m1u1 वाला। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी निशानी होती है। अगर आप देखें कि न्यूमेरिकल में दो बॉडीज़ का जिक्र किया जा रहा है, कोई दो चीज़ों का जिक्र किया जा रहा है और आपको लगता है कि उन दोनों चीज़ों के दरमियान टकराव हो रहा है, तो आप समझ जाएँ कि जी ये मोमेंटम वाले न्यूमेरिकल्स हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से इसका ताल्लुक है। ये वाला हम न्यूमेरिकल कर चुके हैं, इसमें भी देख लें, दो चीज़ें हैं जी, एक बुलेट और एक गन। दो चीज़ें हैं और दोनों के दरमियान हमें पता है जी, गन और बुलेट का मैकेनिज्म अगर हमने समझा होता है तो हमें पता है कि जी जो गन का ट्रिगर होता है वो बुलेट से टकराता है, कोलिजन होता है। तो यहाँ पर भी दो बॉडीज आ गई, एक ये और एक ये, और कोलिजन हो रहा है, लिहाजा ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का न्यूमेरिकल हो गया। अब जो हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं इसमें भी आप देखिएगा कि दो बॉडीज होंगी आपके पास और दोनों के दरमियान कोलिजन होगा, टकराव होगा। ठीक है, तो अगर आपने देखा कि दो बॉडीज हैं, दोनों के दरमियान कोलिजन हो रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का न्यूमेरिकल है और इसमें भी वही m1u1 प्लस m2u2 वाला इक्वेशन जो है वो लगेगा। ठीक है जी, तो अब हम इसको पढ़ते जाएंगे, साथ साथ इसका डेटा और ज़रा डायग्राम को बनाते जाएंगे। ठीक है, डायग्राम बना लेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आता है न्यूमेरिकल। अब 50 ग्राम बुलेट, एक 50 ग्राम की गोली है, इस फायर्ड, वो चलती हुई आ रही है, आपने उसको फायर किया है इनटू अ 10 किलोग्राम ब्लॉक। एक 10 किलोग्राम की ईंट है, एक ब्लॉक है, आपने उस पर ये फायर की है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया जी ब्लॉक, ये आपके पास आ गया ब्लॉक। और इसका जो वजन दिया हुआ है आपको, थोड़ा सा पतली सी डायग्राम करते हैं, इसको ज़रा इस वाले से बनाते हैं। तो ये आपके पास आ गया जी ब्लॉक। ठीक है जी, और इस ब्लॉक का वजन आपको क्या दिया हुआ है, ये रहेगा जी 10 kg। तो ब्लॉक के मास को हम कह देते हैं 10 kg। ठीक है जी, ये हमारे पास सेकंड बॉडी हो गई, क्योंकि पहली बॉडी हमारे पास क्या है जी, ये बुलेट है। ये बुलेट है जिसका मास m1 कहूँगा मैं, और क्या दिया हुआ है हमें, 50 ग्राम। तो दो बॉडीज तो हो गई ना, एक बॉडी हो गई बुलेट, ये रखी हुई, और एक बॉडी हो गई ये ब्लॉक, ईट। ठीक है, आगे जाके आप देखोगे इनमें टकराव होगा। ठीक है, तो दो बॉडीज हो गई, एक का मास m1, एक का मास m2। तो आपसे कहा जा रहा है कि एक बुलेट है, इसको आपने फायर किया है टूवर्ड्स अ ब्लॉक, एक ब्लॉक की तरफ फायर किया। आगे क्या लिखा हुआ है, दैट इज सस्पेंडेड बाय अ लॉन्ग कॉर्ड। ये जो बुलेट आपके पास है, ये जो आपके पास सॉरी ब्लॉक है, ये सस्पेंड मतलब लटका हुआ है एक लॉन्ग कॉर्ड की मदद से, सो दैट इट कैन स्विंग एज अ पेंडुलम, ताकि ये एक पेंडुलम की तरह स्विंग कर सके। तो अब आपको पेंडुलम तो पढ़ चुके हो आप चैप्टर 8 में। ये जो ब्लॉक है आपका, ये ऐसे एक लॉन्ग कॉर्ड से जुड़ा हुआ है, और आपकी वो जो लॉन्ग कॉर्ड है वो आपकी समझ लो एक छत वगैरह से जुड़ी हुई है, ताकि ये जो है वो एक पेंडुलम की तरह, अगर आप इस पर फोर्स अप्लाई करोगे तो ये ऐसे पेंडुलम की तरह मूव करने लगेगा। ठीक है, तो आपने इस ब्लॉक को एक पेंडुलम बनाया है। ठीक है जी, तो क्या लिखा हुआ है, ये ब्लॉक दैट इज सस्पेंडेड बाय अ लॉन्ग कॉर्ड सो दैट इट कैन स्विंग एज अ पेंडुलम। आपका ये ब्लॉक एक लंबे धागे की मदद से जुड़ा हुआ है, ताकि ये एक पेंडुलम की तरह स्विंग कर सके। ठीक है, अब जाहिर बात है, आपने एक बुलेट को एक ब्लॉक की तरफ फायर किया है, क्या होगा, कोलिजन होगा। थोड़ी देर बाद ये बुलेट जो है आपकी इस ब्लॉक से टकरा के इसके अंदर समा जाएगी, अंदर रह जाती है। ठीक है जी, ये हमने कोलिजन हो गया। ठीक है जी, नजर आ रहा है ना आपको, कोलिजन हुआ है, कोलिजन हो गया, क्योंकि ब्लॉक, ये जो बुलेट है ये ब्लॉक से टकरा गई।
तो क्या होगा जी, आपके पास थोड़ी देर बाद ये बुलेट यहाँ से गायब हो जाएगी और आपके ब्लॉक में एंटर हो जाएगी। अच्छा, जब ये एंटर होगी तो ये ब्लॉक के अंदर ही रह जाएगी। ब्लॉक का दायर मतलब मोटा सा ब्लॉक है, 10 किलोग्राम का मतलब हो गया, काफ़ी बड़ा ब्लॉक है। तो ये जो बुलेट आपकी है ये आपके ब्लॉक के अंदर हो गई। अब ये दो बॉडीज़ नहीं है, एक लिहाज से देखा जाए तो ये दोनों एक ही बॉडीज़ बन गई। देख लेना, ईंट के अंदर बुलेट चली गई। तो ये जैसे आपके जिस्म के अंदर आपका दिमाग होता है, आप जहाँ मूव करोगे वहीं आपका दिमाग भी मूव करेगा, इसी तरीके से अब ये हो गया। ये दोनों बॉडीज़ अब सिमट कर एक बन गई। ठीक है, तो ये कोलिजन हुआ, आपने चूंकि गोली को ब्लॉक की तरफ फायर किया है तो गोली ऐसे चलते चलते आएगी और इस बुलेट इस ब्लॉक से टकरा जाएगी, कोलिजन हो जाएगा। कोलिजन के नतीजे में हम क्या देखते हैं कि ये बुलेट इस ब्लॉक के अंदर चली जाएगी और अब ये दो जिस्म एक जान हो गए, दो बॉडीज हैं जो कि अब सिमट कर एक बन गई। द ब्लॉक इज डिस्प्लेस। अब ये चूंकि जाहिर बात है गोली टकराई है, ब्लॉक डिस्प्लेस होगा, ब्लॉक मूव करेगा। ब्लॉक ऐसे मूव करता हुआ यहाँ पर आ गया। ठीक है, ब्लॉक इज डिस्प्लेस। ब्लॉक के साथ जो गोली है दोनों मूव करती हुई अब आपकी कहाँ आ गई, यहाँ आ गई। द ब्लॉक इज डिस्प्लेस सो दैट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइजेस बाय 10 सेंटीमीटर। अब इस ये आपकी जो ब्लॉक है ये मूव कर रहा है ऐसे कि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो 10 सेंटीमीटर ऊपर चला गया। आप जानते हैं जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब होता है ऑब्जेक्ट का सेंटर। तो इसका सेंटर यहाँ से यहाँ मूव कर गया, इसका मतलब है ये हाइट है। ये हाइट आपको दीजिए कितनी, 10 सेंटीमीटर, इट इज हाइट। ठीक है जी, ये हाइट है आपके पास, हाइट हो गई एच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो ये वो होता है जी, जैसे कि ये ब्लॉक है आपके पास, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अभी आपका ब्लॉक मूव किया इधर आ गया और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये रहा, तो कह रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइजेस, ऊपर गया है। ठीक है जी, कितना ऊपर गया है, ये हाइट हो गई 10 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो ऐसे आपका ब्लॉक मूव कर गया। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बुलेट, बुलेट की स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ द बुलेट बताइए। तो ये हमारे पास सिचुएशन है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। आपके पास एक ब्लॉक है जो कि एक पेंडुलम की तरह बना हुआ है। ठीक है जी, ये आपके पास ब्लॉक है और आपने इसको एक पेंडुलम की तरह बनाया हुआ है। और ये आपके पास एक गोली है जिसका मास आपको दिया हुआ है m1 कितना, 50 ग्राम। ये दो बॉडीज थी, आपने फायर किया इस बुलेट को, यानी अब ये जा रही है। ये जिस वेलोसिटी से जा रही है वो आपको बतानी है। अब ये ब्लॉक से जैसे टकराएगी तो ये आपके ब्लॉक के अंदर एंटर हो जाएगी। जब एंटर हो गई तो ये दोनों बॉडीज यानी कि ब्लॉक और बुलेट अब एक ही हो गई। और फिर ये इम्पैक्ट की वजह से, मोमेंटम की वजह से आपका ये ब्लॉक मूव करके इधर आ गया। अब जब ये मूव करके इधर आया है तो इस ब्लॉक का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो 10 सेंटीमीटर ऊपर चला गया। आपको बताना है बुलेट की स्पीड क्या है। तो ये दो बॉडीज हो गई ना, एक बुलेट और एक ब्लॉक। इसी तरीके से दोनों बॉडीज में कोलिजन भी हो रहा है। इट मीन्स कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला न्यूमेरिकल हो गया। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। तो दो बॉडीज है, दोनों में कोलिजन हो रहा है, हमें बात समझ में आ गई कि ये जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का न्यूमेरिकल है। अच्छा जी, अब आते हैं इसको सॉल्व करने की तरफ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ न्यूमेरिकल, इस वाले जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें हमें दो बॉडीज होती हैं, एक को हमने बुलेट कहा हुआ है, एक को हमने ब्लॉक कहा हुआ है। तो m1 यानी कि बुलेट का मास। ठीक है, यहाँ हम बुलेट का डेटा लिख लेते हैं पहले। बुलेट का मास, बुलेट को हम पहली बॉडी कह रहे हैं, इसका मास हमारे पास है जी 50 ग्राम। इसको आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.05 किलोग्राम। ठीक है, इसको आप 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये m1 हो गया। अच्छा, अब बुलेट की ये होती है इनिशियल वेलोसिटी, यानी कोलिजन से पहले की। u1 का मतलब होता है कोलिजन से पहले की वेलोसिटी। ये तो हमें मालूम करनी है। इन्होंने क्या कहा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बुलेट, बुलेट की स्पीड क्या थी। ठीक है, जिस स्पीड से ये आ रही थी, अभी तो कोलिजन नहीं हुआ ना। इस टाइम पे देख लें, यहाँ पर जो वेलोसिटी हमें वो बतानी है, इस वक्त कोलिजन नहीं हुआ हुआ है, लिहाजा ये स्पीड हमें बतानी है बिफोर द कोलिजन, जिसको हम कहते हैं u1। तो u1 तो हमें बताना है। जबकि v1 क्या होगा जी, कोलिजन के बाद की स्पीड। कोलिजन के बाद की स्पीड देखने के लिए हमें क्या देखना होगा कि कोलिजन के बाद आपका ये जो बॉडी है बुलेट, ये अंदर आ गई। ठीक है, अब ये और ये दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ मूव करेंगे, तो इस पर अभी हम बात करते हैं। आगे डेटा बना रहे हैं, उसके बाद फिर मैं इस पर बात करूँगा। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पर हम ब्लॉक, जो हमारे पास दूसरी बॉडी है उसका डेटा लिखते हैं। ब्लॉक को आप, जाहिर बात है दूसरी बॉडी है तो इसका मास m2 कहलाएगा। कितना दिया हुआ है आपको, अल्लाह आपका भला करे, 10 किलोग्राम। अच्छा, इसके कोलिजन से पहले की स्पीड क्या होगी, कोलिजन से पहले तो ये रुका हुआ है,
है ना। कोलिजन से पहले जब तक इसके अंदर बुलेट नहीं टकराई ये रुका हुआ है, इट मीन्स कि इसकी कोलिजन से पहले की वेलोसिटी हो गई 0। जबकि कोलिजन के बाद वाली वेलोसिटी यानी v2, इसके बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब तक मैंने क्या डेटा बनाया है, दोनों बॉडीज, एक m1 एक m2, दोनों का मास लिख दिया। बुलेट की जो इनिशियल वेलोसिटी है कोलिजन से पहले की वो हमें पता नहीं है, जबकि ब्लॉक की जो इनिशियल वेलोसिटी है कोलिजन से पहले वो 0 है क्योंकि ब्लॉक रुका हुआ था। अब आते हैं इनके कोलिजन के बाद वाली वेलोसिटी को। अगर आप डायग्राम देख रहे हैं, समझ रहे हैं सिचुएशन, तो जब ये कोलिजन होता है तो ये दोनों बॉडीज एक ही हो गई, है ना। जरा दोबारा डायग्राम बना लेंगे तो और ज़्यादा अच्छे हो जाएगा जी मामला हमारा। ये था कोलिजन से पहले, ये आपके पास ब्लॉक, ये बुलेट, दोनों अलग अलग। जब कोलिजन होता है तो ये दोनों बॉडीज एक हो गई, जिसकी मैंने आपको एग्जांपल क्या दी थी कि आपके दिमाग आपके जिस्म के अंदर। तो जब कोलिजन हुआ ये बुलेट आपकी इस ब्लॉक के अंदर चली गई। अब कोलिजन के बाद ये दोनों एक ही रफ्तार से मूव करती हुई इस पॉइंट से इस पॉइंट आई। वो जो राइट हुआ मूव हुआ तो दोनों की जो कोलिजन के बाद की रफ्तार है वो सेम हो गई, क्योंकि ये भी जिस वेलोसिटी से गया वो भी उस वेलोसिटी से गया। तो कोलिजन के बाद की वेलोसिटी इन दोनों बॉडीज की सेम हो गई। हमें नहीं पता, वो एक और बात अभी मुझे नहीं दिया हुआ डेटा में कि कोलिजन के बाद इनकी क्या वेलोसिटी थी, बहरहाल जो भी थी वो सेम थी। तो सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी भी कोलिजन के बाद वाली वेलोसिटी को v कह देते हैं, इसकी भी कोलिजन की बाद वाली वेलोसिटी को v कह देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास डेटा। और इसके अलावा हमें एक हाइट दी हुई है जी। हाइट हमारे पास कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर, जिसको अगर आप कन्वर्ट करो तो 0.1 मीटर हो जाती है। ठीक है, ये हमारे पास डेटा है। तो मैं दोबारा देखता हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जरा चेक कर लिएगा। आपके पास एक बॉडी थी बुलेट के नाम से। ठीक है, मैं डेटा पढ़ता जा रहा हूँ, सवाल देखते रहिएगा। हमारे पास एक बुलेट थी जी, उसका मास 50 ग्राम था, मैंने m1 लिख दिया। क्योंकि बुलेट की रफ्तार शुरू की देखिए लिखा हुआ व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बुलेट, स्पीड हमें बतानी तो हमने कहा u1 क्वेश्चन मार्क। फिर दूसरी बॉडी हमारे पास ब्लॉक है तो हमने उसके मास को लिख दिया m2। ब्लॉक शुरू में रुका हुआ था, लिहाजा कोलिजन से पहले की इसकी वेलोसिटी हो गई 0। अब जब ये दोनों टकराएंगी तो ये दोनों बॉडी एक हो जाएंगी, और एक बॉडी जब वेलोसिटी मूव होगी उन दोनों की आफ्टर कोलिजन वो सेम हो जाएगी, क्योंकि वो दोनों एक है। लिहाजा इन दोनों बॉडीज की आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी को आपने v कह दिया। उसके अलावा आपको एक हाइट भी दी हुई है तो आपने हाइट भी दी। ठीक है जी, यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लिएगा। माइक आप लोगों को मैं खोल देता हूँ, मैंने शायद बंद कर दी है माइक, मैंने आपके खोल दिया। कोई सवाल हो तो बेटा पूछ लिएगा बीच में से, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई जी। अब हम जरा मालूम करते हैं इस न्यूमेरिकल को। अगर आप m1u1 वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हो, आपको स्टिल ये v चाहिए होगा। ये v1 और ये v2 दोनों के एक ही हैं, ये आपको नहीं पता। अब चूंकि यहाँ आपने देखा है कि ये पेंडुलम की तरह मूव कर रहा है, ये आपका ऑब्जेक्ट जो है, ये जो आपका ब्लॉक था, ये कोलिजन के बाद कैसे मूव किया है, एज अ पेंडुलम। और जब ऑब्जेक्ट पेंडुलम की तरफ मूव करता है तो हमने एक पढ़ा इक्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट एनर्जी का, ये वाली बात अप्लाई हो जाती है। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। हमने पेंडुलम का केस पढ़ा है कि चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर में भी, बल्कि वहीं पढ़ा है कि जब एक ऑब्जेक्ट पेंडुलम की तरह मूव कर रहा होता है तो फिर उसमें जितनी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाती है उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी गेन होती जाती है, उसकी टोटल एनर्जी सेम रहती है। इस बात को हमने ड्राइव भी किया था, इसको हम कहते हैं लॉ इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये वो वाली स्टेटमेंट ले रहा हूँ क्योंकि ये ब्लॉक एज अ पेंडुलम मूव कर रहा है। ये हमने इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी वाला फार्मूला लिया, इसमें हम वैल्यूज डालते हैं। काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv², पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। m से m कट गया, यहाँ क्या बचता है v²/2, यहाँ क्या बचता है gh। 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो v² इज इक्वल टू 2gh। वैल्यूज डालते हैं जी, 2 मल्टीप्लाई g की वैल्यू होती है 9.8, जबकि हाइट आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ 0.1 मीटर। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 0.1, ये हो जाता है 1.96। अब स्क्वायर रूट निकालेंगे ताकि ये रूट खत्म हो जाए, पावर खत्म हो जाए, सॉरी यहाँ पावर कट गई। v इज इक्वल्स टू, और अब ये 1.96 का स्क्वायर रूट निकाल लो, 1.4। ये वेलोसिटी आ गई। ये कौन सी वेलोसिटी है, ये आपका जो पेंडुलम मूव कर रहा था ना, ये आपका पेंडुलम बन गया था और ये जो मूव कर रहा था उस पेंडुलम की वेलोसिटी आई है ये कितनी, 1.4। अब इस पेंडुलम के अंदर दोनों बॉडीज थी,
खुद तो ब्लॉक भी था, अंदर समाई हुई थी गोली। तो ये दोनों के आफ्टर कोलिजन हो गई, यानी V1 भी आपके पास यही हो गई, V2 भी आपके पास यही हो गई। ठीक है, तो हमने ये V1 V2 दोनों निकाल लिया। कितना है जी, V हमने कहा था इनको, और हमने निकाला इसका कितना 1.4। अब आप जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला फॉर्मूला लगाते हो। क्या है जी वो, M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। वैल्यूज डालते हैं। M1 आपके पास कितना है, कहाँ है, ये रहा M1 है 0.05। M1 आपके पास है 0.05 मल्टीप्लाई बाई U1 आपको मालूम करना है, प्लस M2 आपके पास गालिबन 10 है मल्टीप्लाई बाय U2 0 है, हाँ M2 10 है। U2 आपको बताया जी ब्लॉक शुरू में रुका हुआ था, लिहाजा ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। इसी तरह मास 1 आपके पास 0.05 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा कोलिजन के बाद पहली ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वही v, ये और ये एक ही है, ये और ये एक ही है 1.4, प्लस M2 कितना है 10 मल्टीप्लाई बाय ये कितना है जी V2 1.4। अब इसको सॉल्व करते हैं। 0.05 U1, 10 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 1.4 को अब आप मल्टीप्लाई करोगे 1.4 मल्टीप्लाई बाय 1.4 मल्टीप्लाई 0.05, ये होता है 0.07। 0.07 प्लस 10 को आप 1.4 से मल्टीप्लाई करो 14 हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये 0 तो बेकार है, यहाँ पे बचा 0.05 U1 और इन दोनों को ऐड कर दें, ये हो जाएगा 14.07। अब ये जो है 0.05 ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी तरफ लेकर आओगे डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा जी 0.05। इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर देते हैं हम, 14.07 डिवाइडेड बाय 0.05। तो बुलेट की वेलोसिटी थी जी 281, 14.07 डिवाइडेड बाय 0.05। बुलेट की वेलोसिटी है 281.4। ये आपका आंसर हो गया। आपने बुलेट की वेलोसिटी निकालनी थी, आपने निकाल ली। ठीक है, तो ये आपके पास एक न्यूमेरिकल था जो मुश्किल नहीं था, इजी था, बस थोड़ा सा इसको इसकी जो है आपको पेंडुलम वाली बात समझ में आनी चाहिए। कोई सवाल है तो पूछिएगा, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला न्यूमेरिकल करना है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक आध दफ़ा आया है, चले कर लेते हैं इसको भी। ठीक है जी, अब हम इस वाले न्यूमेरिकल पे आ रहे हैं, होप इस पर कोई सवाल तो नहीं होगा। अच्छा जी, अब इस वाले न्यूमेरिकल को देखते हैं। अ मशीन गन फायर्स 10 बुलेट्स पर सेकेंड इनटू अ टारगेट। मशीन गन, मशीन गन जानते होंगे आप, एक ऐसी गन होती है जो एक वक्त में कई गोलियां निकालती होती है, यानी बड़ी स्पीड में फायर करती है। यहाँ पर जो मशीन गन आपको दी हुई है उसका रेट क्या दिया हुआ है जी, ये दिया हुआ उसका रेट 10 बुलेट्स पर सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर वो 10 बुलेट्स को फायर करता है। एक सेकेंड होंगी 10 बुलेट्स निकल आती है इनटू अ टारगेट, एक टारगेट पे। तो नंबर ऑफ बुलेट्स कितनी है हमारे पास, नंबर ऑफ बुलेट्स हमारे पास है जी टोटल 10, जबकि टाइम कितना हो गया जी 1 सेकेंड। ठीक है, एक मशीन गन है जो 1 सेकेंड, पर सेकेंड का मतलब होता है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में 10 गोलियां फायर कर रहा है। तो हमने लिख दिया नंबर ऑफ बुलेट्स 10 एंड टाइम 1। ईच बुलेट वेट 20 ग्राम। एक गोली का जो वजन है, मास बोलना चाहिए था, खैर यहाँ वेट बोल दिया, लेकिन मास होना चाहिए था। ईच बुलेट वेट 20 ग्राम। ईच बुलेट यानी हर गोली का वजन कितना है जी, ईच बुलेट का मास, एक गोली का मास या मास ऑफ वन बुलेट कितना है 20 ग्राम, तो केजी में कन्वर्ट करोगे तो 0.02 केजी। ठीक है, एक गोली का मास आपको दिया हुआ है, 10 गोली का आप निकाल लोगे। ठीक है, और एन हैड ए स्पीड ऑफ 1500 मीटर पर सेकेंड, और हर गोली की जो स्पीड है वो कितनी है जी 1500 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, तो ये आपके पास फाइंड द फोर्स नेसेसरी, आपको फोर्स बतानी है। तो देखिए जी, आपसे कहा जा रहा है कि एक मशीन गन है जो 10 गोलियां फायर करती है एक सेकंड के अंदर। हर एक गोली का वजन आपको दिया हुआ है 20 ग्राम विच इज इक्वल टू 0.02 केजी। ये जो मास आपको दिया हुआ है ये एक गोली का है। आप यहाँ एक गोली फायर थोड़ी कर रहे हो, आप यहाँ कितनी गोलियां फायर कर रहे हो 10, तो आप टोटल मास निकालोगे, टोटल मास
कैसे निकालोगे आप? एक गोली का वजन है 0.02, मल्टीप्लाई कर दोगे 10 गोलियां फायर हो रही हैं तो 10 से, तो टोटल मास जिसको आप एम से डिनोट करोगे क्या हो जाएगा जी? 0.2 किलोग्राम। ये टोटल मास आपने निकाल लिया। ठीक है, आप मिसाल के तौर पे आप बाजार से 50 लेस खरीद के आए हो और आपको एक लेस कीमत बताई जा रही है। आप बाजार से 50 लेस खरीद के आ रहे हैं और आपको बताया गया है कि जी एक लेस जो है वो 10 रुपये का है। अब आप क्या करोगे? जाहिर बात है आपने टोटल निकालना है कि टोटल कितना पैसा खर्च किया, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। ये यहाँ किया हमने। तो आपकी जो मशीन गन है वो 10 गोलियां फायर करती है, एक नहीं 10 गोलियां फायर कर रही है। तो आपके पास एक गोली का वजन है, आपने उस एक गोली के वजन को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया टोटल मास जो आपका मशीन गन निकाल रहा है। इतना मास निकाल रहा है आपका मशीन गन 0.2 किलोग्राम एक सेकंड के अंदर। ठीक है जी, तो मास हो गया आपके पास 0.2 किलोग्राम, टाइम हो गया आपके पास 1 सेकेंड। दो चीज़ें हो गई। बुलेट्स की इनिशियल वेलोसिटी यानी कोलिजन से पहले की वेलोसिटी हम सब जानते हैं जी। चलें यहाँ तो हम इस न्यूमेरिकल की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम यहाँ इनिशियल फाइनल वाला वर्ड यूज़ कर लेते हैं। तो बुलेट्स की इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? हमने पहले ही बात करी है कि ये गोलियाँ अपनी गन के अंदर शुरू में रुकी हुई होती है, शुरू में ये रुकी हुई होती है। जब आप फायर करते हो तो फिर ये आगे मूव करते हो, तो फाइनल वेलोसिटी होती है इनकी, इनिशियल वेलोसिटी नहीं होती। हमने अब तक जो न्यूमेरिकल किए हैं जिनमें बुलेट्स आ रहा है, उसमें हमने वो वाला ये वाला जो न्यूमेरिकल था, कहाँ है ये वाला? ठीक है, इसमें देख लो ये कहाँ है, ये वाला। इसमें हमने इनिशियल क्या लिया है? 0, क्योंकि बुलेट में जो है शुरू में वो रुकी हुई है। तो यहाँ पे भी जब मशीन गन गोली को फायर करेगी, शुरू में गोली क्या होगी? अंदर रुकी हुई होगी, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी 0। जबकि फाइनल वेलोसिटी बुलेट्स का आपको दिया हुआ है, देखें, एंड हैड अ स्पीड ऑफ 1500 मीटर पर सेकेंड। ये बुलेट्स की फाइनल वेलोसिटी हो गई। तो ये हो गया आपके पास डेटा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, आसान न्यूमेरिकल है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, एक मशीन गन है जो एक सेकंड में 10 गोलियां फायर करती है। एक गोली का वजन आपको 20 ग्राम दिया हुआ है, आपने पहले उसको किलोग्राम में कन्वर्ट किया। ये एक गोली का वजन है। आपकी मशीन गन एक गोली फायर नहीं कर रही, 10 कर रही है। लिहाजा आपने टोटल मास निकाला कैसे? एक को मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, ये आपके पास मास आ गया। टाइम आपके पास 1 सेकेंड है। शुरू में चूंकि मशीन गन के अंदर बुलेट रुकी भी होती है तो इनिशियल 0, फाइनल आपने लिख दी 1500। आपको मालूम करना है फोर्स कितनी चाहिए। ठीक है जी, फोर्स का फॉर्मूला आपको याद होगा, F इज इक्वल टू ma। ये होता है फोर्स का फॉर्मूला। मास आपके पास है, एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं सबसे पहले। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है vf माइनस vi डिवाइडेड बाय टाइम। vf कितना है हमारे पास? 1500। ये 1500 है या 15 है? 1500 है, मैंने 15 लिख दिया। 1500 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 1500 माइनस इनिशियल कितनी है? 0 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है? 1। एक्सेलरेशन हो गया जी 1500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आपने निकाल लिया। अब आप फोर्स निकाल दो। फोर्स का फॉर्मूला होता है एम ए। मास कितना है जी? 0.2। लेट मी चेक इट, कहाँ है मास? हाँ 0.2 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन कितना है? 1500। इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, फोर्स आपके पास आ जाएगी 1500 मल्टीप्लाई बाय 0.2। ठीक है जी, 300 न्यूटन। 300 न्यूटन इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द गन। आपको 300 न्यूटन की फोर्स चाहिए इस गन को बर्दाश्त करने के लिए। ठीक है, तो इजी न्यूमेरिकल था, आसान था। बस इसमें ये जो मास वाली बात है ना, यही होती है जो बच्चों को घुमा देती है। बच्चा ये जो एक गोली का मास होता है ना, इसी को एम मान के इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेता है, लेकिन ये एक गोली का है और आप एक गोली की बात नहीं कर रहे हो, आप 10 गोलियों की बात कर रहे हो। तो इस एक गोली के मास को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा मास ऑफ 10 गोली। ठीक है भाई, ये था मामला। बाकी एक्सेलरेशन आपने इस फॉर्मूले से निकाला, फोर्स आपने इस फॉर्मूले से निकाला, न्यूमेरिकल सॉल्व। ठीक है जी, यहाँ पर आई होप के जो मेरे पास न्यूमेरिकल्स हैं इंपॉर्टेंट वो हो जाते हैं। मेरा नहीं ख्याल है कोई मुझे जहन में एक न्यूमेरिकल मैं देख लेता हूँ साइड में इनको एक नज़र, अगर कोई सवाल निकला जहन में तो मैं आपको वो भी करा दूंगा, नहीं तो यहाँ पर हमारे पास जो न्यूमेरिकल वो ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा जी, अब ये वाला न्यूमेरिकल है जी हमारे पास, इसका ताल्लुक इंक्लाइन प्लेन से है। इसको भी एक नज़र देख लेते हैं जल्दी 6 मिनट के अंदर अंदर। द इंजन ऑफ अ मोटर कार मूविंग अप 45 डिग्री स्लोप, 45 डिग्री का स्लोप है, हमने पढ़ा है जी। ये हॉरिजॉन्टल है, ये जो स्लोप्स होती हैं इनको हम कहते हैं इंक्लाइन प्लेन। ये इंक्लाइन प्लेन का न्यूमेरिकल हो गया, इस चीज़ से अंदाजा लगाया हमने। स्लोप है
हम पहले बात कर चुके हैं कि अगर आपकी ढलान आ जाती है ना, हॉरिजॉन्टल सरफेस नहीं होती, ढलान आ जाती है, स्लोप आ जाता है, इसको आप इंक्लाइन प्लेन कहते हो। तो इंक्लाइन प्लेन आपके पास है जी, इसमें डेटा के अंदर 45 डिग्री का मतलब हो गया, इसका जो थीटा है वो 45 डिग्री, एंगल जो है इसका 45 डिग्री है। तो क्या कह रहा है, एक इंजन ऑफ अ मोटर कार मूविंग अप, एक गाड़ी है जी और ऊपर जा रही है, ऐसे ऊपर जा रही है। द इंजन ऑफ द मोटर कार मूविंग अप विद द स्पीड ऑफ, ये जो जा रही है इसकी स्पीड कितनी है, 63 किलोमीटर पर आवर, स्टॉप वर्किंग, काम करना बंद कर दिया। यानी कि ये गाड़ी जो है आपकी स्लोप पे ऊपर चढ़ रही थी, इसका इंजन सही काम कर रहा था, किस रफ्तार से चढ़ रही थी, इससे इसका हो गया इनिशियल 63 किलोमीटर पर आवर की। स्टॉप वर्किंग, वर्किंग स्टॉप, यानी इंजन ने काम करना बंद कर दिया, इसका मतलब है गाड़ी रुक गई। गाड़ी रुक गई का मतलब हो गया फाइनल जीरो। हाउ फार विल द कार मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट, अब जब ये रुक गई, सपोज करे जी इधर आके रुक गई, इधर आके इसका फाइनल जो है वो जीरो हो गया, तो कितना दूर गया है, ये डिस्टेंस मालूम करना है आपको। फ्रिक्शन जो है वो नेग्लेजेबल है, फ्रिक्शन को आपने इग्नोर कर देना है। तो आपसे कहा जा रहा है कि एक स्लोप है जिसमें 45 डिग्री का स्लोप है, आपकी गाड़ी उस स्लोप पे चढ़ रही थी, किस स्पीड के साथ, 63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ। इसका इंजन बंद हो गया। अब इंजन बंद हुआ है तो उसका मतलब है आहिस्ता आहिस्ता उसकी रफ्तार कम होना शुरू होगी, कम होते 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 फाइनल क्या हो जाएगी, जीरो, गाड़ी रुक जाएगी। अब ये रेस्ट में आने से पहले, रुकने से पहले इसने कितना डिस्टेंस तय किया है, इस डिस्टेंस को आपने मालूम करना है, ईजी है। ठीक है, तो इनिशियल क्या है हमारे पास, इनिशियल गाड़ी की रफ्तार थी जी 63 किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट करेंगे 63 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 से डिवाइड। ठीक है जी, तो 63 को मल्टीप्लाई किया हमने 1000 से और डिवाइड किया 3600 से, आंसर आ रहा है जी 17.5, 17.5 मीटर पर सेकंड। ये थी गाड़ी की इनिशियल वेलोसिटी। क्योंकि आखिर में वो रुक गई है, फाइनल जीरो हो गई। डिस्टेंस आपको पता करना है और एंगल आपके पास है 45 डिग्री। फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन को आपसे क्या कहा इन्होंने, एब्सेंट है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को इग्नोर करते हैं। अब ये जो इंक्लाइन प्लेन्स होते हैं इनके अंदर हमने जो है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ड्राइव किया था कि क्या है, जी साइन थीटा, ये वाला फॉर्मूला हमने ड्राइव किया है इंक्लाइन प्लेन के अंदर। लेकिन जब हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया था उस वक्त हमने इंक्लाइन प्लेन में ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ मूव कराया था, और अब इस सिचुएशन में न्यूमेरिकल में ऑब्जेक्ट आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, लिहाजा माइनस साइन डाल देंगे। ठीक है, तो ये जब हमारे पास इंक्लाइन प्लेन में फ्रिक्शन एब्सेंट होती है, जब फ्रिक्शन एब्सेंट होती है ना, तब का ये फॉर्मूला था, फ्रिक्शन इज एब्सेंट। आपको याद होगा, देख लिएगा, हमने डेरिवेशन की थी। तो जब हमारे पास इंक्लाइन प्लेन में फ्रिक्शन एब्सेंट होती है तो हमने जो फॉर्मूला बनाया था एक्सेलरेशन का वो ये था, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा। लेकिन वो हमने फॉर्मूला बनाया था ऑब्जेक्ट जब नीचे आ रहा था, अब ऑब्जेक्ट चूंकि ऊपर जा रहा है तो हमने साइन चेंज कर दिया, माइनस वैल्यूज डालते हैं जी, माइनस 9.8 साइन 45, साइन 45 कैलकुलेट करते हैं जी, साइन 45 होता है 0.707, यानी कि माइनस 9.8 मल्टीप्लाई बाय 0.707। इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 9.8, ये हो जाएगा जी 6.92, माइनस 6.92, ये एक्सेलरेशन आ गया। माइनस का मतलब आपको पता है जी, गाड़ी की रफ्तार रुक रही है इसलिए माइनस आ रहा है। अब हमें क्या मालूम करना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए हम थर्ड इक्वेशन लेंगे, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। वैल्यूज़ डालते हैं जी, 2a कितना निकाला हमने, माइनस 6.92, और डिस्टेंस हमें पता करना है, फाइनल कितनी है जी, ज़ीरो। इनिशियल कितना था उस गाड़ी का, 17.5, 17.5 का स्क्वायर लेना होगा। अब ये जो 6.92 है, 6.92 इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, आंसर आएगा 13.84 माइनस का एस, ये ज़ीरो बेकार है, माइनस 17.5 का स्क्वायर ले लें, 306.25, 306.25, माइनस से माइनस कट गया, एस इज इक्वल टू 306.25, ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर लेकर आएंगे, डिवाइड हो जाएगा 13.84 से, एस आपके डिवाइड करें आपको एस मिल जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 13.84, ये आ गया आपके पास 22.1 मीटर, ये आपके पास डिस्टेंस आ गया।
इजी न्यूमेरिकल था, ठीक है ना। इंक्लाइन प्लेन का आपको पता होना चाहिए कि जब फ्रिक्शन एब्सेंट होती है तो ये फॉर्मूला होता है, और अगर ऊपर जा रहा होगा तो माइनस लगा देना, नीचे आ रहा हो तो फिर खाली डायरेक्ट जी साइन थीटा। एक्सेलरेशन निकाला आपने, ये निकाला एक्सेलरेशन, फिर आपने थर्ड इक्वेशन ली, ये थर्ड इक्वेशन वैल्यूज डाली, निकाल लिया आपने। यहाँ आपका जो है चैप्टर नंबर 3 का जो रिवीजन था वो कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास में जो होगी हमारी रिवीजन क्लास सैटरडे की, उसमें हम अब अगला चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 4, उसका रिवीजन करेंगे, फिर उसके न्यूमेरिकल्स को देखेंगे।